हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आप लोगों के लिए मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी, छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ वाली, ठीक है, जिसमें हम भाग 3 तक कर चुके थे। हमने पहले भाग में देखा था जयशंकर प्रसाद जी को, दूसरे भाग में हमने देखा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, और तीसरे भाग में हमने देखा था प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे छायावाद का जो चौथा स्तंभ हमारी महादेवी वर्मा जी के बारे में। देखिए, इससे पहले मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ इन सभी पर। हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है हिंदी के प्रमुख साहित्यकार, जो कि आपके यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी के सिलेबस में भी है, हिंदी वाले कवि परिचय में। उनके टॉपिक मैं आपको दे चुका हूँ पहले, जहाँ पर इनकी सभी रचनाएं, इनके जीवन परिचय, इनके जीवन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को दिया गया है। लेकिन यहाँ पर छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ वाला जो हमारा ये सेशन चल रहा था, इसके अंतर्गत आज के इस वीडियो में या पहले की वीडियोज़ में आपने देखा होगा, इन कवियों से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे परीक्षा उपयोगी तथ्य आपको दिए जा रहे थे। उसी क्रम में ये आज आपका अंतिम वीडियो है, छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों का अंतिम वीडियो है। इसके बाद कोई और नई सीरीज शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज देखेंगे महादेवी वर्मा जी के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, डिटेल में अगर आपको देखना है तो आप जाइए सीधे हमारी चैनल की प्लेलिस्ट हिंदी के प्रमुख साहित्यकार में, वहाँ पे देखिएगा। यहाँ पर केवल आपको महत्वपूर्ण की पॉइंट दिए जाएंगे। महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 को। जन्म स्थान है फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। इनके पिता का नाम था गोविंद प्रसाद, और इनका जो सबसे फेमस उपनाम है वो है आधुनिक युग की मीरा, यानी कि इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसको याद कीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं जो महत्वपूर्ण की पॉइंट आपको इस वाले सेशन में मिलते हैं, छायावाद के स्तंभ वाले में। तो महादेवी वर्मा जी को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा जाता है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी या सरस्वती किसे कहा जाता है? अगर क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में तो आपका आंसर होगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी की जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं उनको हम थोड़ा देख लेते हैं। निहार देखिए 1930 में पब्लिश हुआ था, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960। ये महादेवी वर्मा जी के महत्वपूर्ण काव्य संकलन है, जिसमें जो यामा है, देखिए यामा का जो संकलन किया था इन्होंने, यामा के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट अभी आपको मिलेंगे आगे। तो इतनी रचनाएं तो आपको महादेवी वर्मा जी की याद होनी ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है किसी भी रचना से, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट। अगला पॉइंट है, देखिए महादेवी वर्मा कृत यामा में उनके निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। यामा पर महादेवी वर्मा को वर्ष 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो देखिए, जो यामा है ना, एक इंडिविजुअल रचना जो यामा उनकी है, उस रचना में दोस्तों निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का कंपाइल किया गया, यानी कि संकलन किया गया है, ठीक है, दोबारा से। और इन्हीं चारों का संकलन जो है वो यामा कहलाता है, और यामा के लिए ही इनको 1982, दोनों चीज़ याद रखना है आपने। देखिए, किस रचना के लिए मिला? यामा के लिए। कब मिला? 1982। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ या ज्ञानपीठ कब मिला था, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था? तो यामा के लिए, ठीक है। अगला देखिए, अगला पॉइंट बोलता है महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है। तो जो अभी हमने ऊपर देखा ना, महादेवी वर्मा जी के जितने भी काव्य संकलन थे उसमें सप्तपर्णा भी आया था। तो सप्तपर्णा काव्य संकलन में महादेवी वर्मा जी ने ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी में काव्य रूप दिया है, यानी कि ऋग्वेद के जो मंत्र हैं ना उनको काव्य में ढाला है अपनी भाषा शैली में, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी निकल के आ सकता है, महादेवी वर्मा जी की कौन सी रचना ऋग्वेद के मंत्रों पर आधारित है या काव्य आधारित है? तो आपका आंसर होगा सप्तपर्णा। ऐसे क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, ट्रिकी क्वेश्चन बनाएगा वो, आपको कितना आपने डेप्थ में पढ़ा है। अगला देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने महादेवी के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका 1930 में लिखी थी। बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, महादेवी वर्मा जी का पहला काव्य संकलन निहार था, इसकी जो भूमिका लिखी ना वो हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखी थी 1930 में। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को हम हरिऔध के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट बोलता है महादेवी वर्मा की ब्रज भाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन 1984 में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ, ठीक है। यहाँ पे ब्रज भाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताएं बोला जा रहा है, तो ये 1984 में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ था।
महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्वेश्चन बन जाएगा आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। ऑप्शन होंगे महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, गौरापंत सिवानी, जो आपके सिलेबस में वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको याद रखना है महादेवी वर्मा जी ने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर कुछ रचनाएं की, इसलिए इनको बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री कहा जाता है। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है, यानी कि जो रचनाएं बेस्ड होंगी ज़्यादातर वो दीपक और बादल पर ज़्यादा रचनाएं बेस्ड हैं। ठीक है, इसलिए प्रिय प्रतीक इनका दीपक और बादल बोला गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 1952 में महादेवी वर्मा उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य मनोनीत की गई। तो देखिए राज्य में, देखिए आपको पता है राज्यों में दोस्तों जो उच्च सदन होता है, कुछ ही राज्यों, चुनिंदा राज्यों में है ये हमारा उच्च सदन, जिसको हम बोलते हैं एमएलसी। ठीक है, विधान परिषद जो चुने जाते हैं उनको एमएलसी बोलते हैं। उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद और निम्न सदन कहलाता है विधान सभा। जैसे हम उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में केवल विधानसभा है, यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। जबकि हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में हमको विधान परिषद देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जब देश आज़ाद हुआ तो 1952 में इनको विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किया गया। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। महादेवी वर्मा के द्वारा इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। तो इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना किसने की, क्वेश्चन बनेगा, तो आपका आंसर होगा महादेवी वर्मा। महिलाओं के लिए काफ़ी प्रयासरत रही थी हमारी महादेवी वर्मा। 1932 में वर्मा जी ने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का संपादन किया। देखिए चांद पत्रिका का संपादन किसने किया था, और ये महिलाओं से रिलेटेड थी, महिलाओं के मुद्दे इसमें उकेरे जाते थे उस समय। तो 1932 में इसको अपने हाथों में कार्यभार लिया था महादेवी वर्मा जी ने। इसके साथ ही उन्होंने साहित्यकार मासिक का भी संपादन किया। देखिए 2 पत्रिकाएं संपादित की, एक तो चांद है जो कि महिलाओं पर बेस्ड थी, दूसरी साहित्यकार नामक मासिक पत्रिका का भी संपादन किया। और इन्होंने एक रंगवाणी नाट्य संस्थान की भी स्थापना की। ठीक है, तो रंगवाणी नाट्य संस्था किसने स्थापित की, तो महादेवी वर्मा। जितने भी की पॉइंट मिल रहे दोस्तों इनको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अगर हम पैटर्न देखें, अभी जितने भी एग्जाम आपके हुए, लास्ट एग्जाम मार्च माह में हुआ था हमारा स्टेनोग्राफर वाला पर्सनल असिस्टेंट, उसमें भी हमने देखा कवि परिचय वाले टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हिंदी में। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन कवि परिचय से ही पूछे जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि कितना महत्वपूर्ण ये टॉपिक है आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले। तो 1942 में द्विवेदी पदक, 1943 में भारत भारती और मंगला प्रसाद पुरस्कार दिया गया, 1956 में इनको पद्म भूषण मिला, 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, 1988 में इनको पद्म विभूषण भी दिया गया, लेकिन तब तक इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं निधन की। तो इनका निधन हुआ था दोस्तों 11 सितंबर 1987, इलाहाबाद में इनका निधन हुआ। जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में। ठीक है, इनके जन्म वर्ष से क्वेश्चन बन चुका है किसी एग्जाम में कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, और हमारे जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, वहाँ से भी क्वेश्चन बना है। तो कुछ हमारे कवि साहित्यकार ऐसे हैं जिनके आपको जन्म वर्ष याद रखना आवश्यक है। अब बात करते हैं इनकी गद्य रचनाएं भी, ये नहीं कि केवल काव्य रचनाएं। यहाँ पे जो हमारे छायावादी कविता का दौर चला था उसी पर आधारित पूरे टॉपिक थे, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। यहाँ पर हमने केवल काव्य रचनाओं पर ज़्यादा फोकस किया। इसके अलावा महादेवी वर्मा जी की जो गद्य रचनाएं हैं वो आपको हमारी प्लेलिस्ट हिंदी साहित्यकार वाले में मिल जाएगा। इनकी गद्य रचना में एक फेमस कहानी है इनकी गिल्लू नामक कहानी, जो हमारे सिलेबस में भी थी, आई थिंक 11th या 12th में है वो गिल्लू नामक कहानी, जिसमें आदमी का गिलहरी के प्रति यहाँ पे जो एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है वो दिखाया गया उस कहानी में, गिल्लू। इसके अलावा इनका एक संस्मरण भी है, अतीत के चलचित्र। ठीक है, तो अतीत के चलचित्र भी इनका महत्वपूर्ण एक संस्मरण है। ठीक है, तो ये सभी आपने देख लेने हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, डिटेल में वहाँ पे मिल जाएगा। ये केवल छायावाद का रिलेटेड टॉपिक था अभी तक का, जो छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ थे उन पर ही बेस्ड मैंने बनाया था। पहले ही ये कवि और साहित्यकार में करवा चुका हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये सीरीज़ आपको कैसी लगी? अगर आप चाहते हैं कि जो हिंदी गद्य साहित्य वाले हमारे साहित्यकार दिए गए हैं उनकी भी कहानियों या उनसे जुड़े हुए ऐसे ही महत्वपूर्ण की पॉइंट डेप्थ वाले आपको चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सो थैंक यू गाइज, जल्दी मिलेंगे अगले टॉपिक में। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें। कोरोना काफ़ी स्प्रेड हो रहा है और जो सेकेंड स्टेज अभी कोरोना की आई है इसमें हम देख रहे हैं काफ़ी लोग इफ़ेक्टेड हो रहे हैं, और दूसरा ये है कि काफ़ी लोग काफ़ी मतलब प्रिकॉशंस को हल्के में ले रहे हैं। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा, कोई मैं यहाँ पे एडवाइस नहीं कर रहा, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती है मेरी कि आप लोग थोड़ा प्रिकॉशंस पे ध्यान दीजिएगा और मास्क का उपयोग करें, और ज़्यादा मतलब बिना काम के इधर उधर घूमने भी ना जाएं।
घर पे रह के अपनी स्टडी करें। एग्ज़ाम डेट जब भी आएंगे आप बिल्कुल तैयार होने चाहिए उस समय तक, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।